हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए आज हम बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको सी प्लस प्लस सीखनी है, अगर आपको जावा सीखनी है, अगर आपको पाइथन सीखनी है, अगर आपको एआई सीखनी है, आपको कुछ भी सीखना है, तो सबसे पहले जो आपको सीखने की जरूरत है आज की तारीख में वो है ऊप्स कंसेप्ट। क्योंकि हर लैंग्वेज में ये आपके काम आने वाला है, हर चीज में ये आपके काम आने वाला है। लैंग्वेज सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए, यानी आपको नौकरी चाहिए और अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। एक लैंग्वेज पे आपको बहुत ही अच्छे से कमांड करने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम सी प्लस प्लस के साथ मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ, लेकिन ये कंसेप्ट आपके सभी चीजों में काम में आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है। और अब मैं सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि सी प्लस प्लस जैसे ही आप अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत ही ऊप्स कंसेप्ट से होती है। सबसे पहले यही कहा जाता है कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो हमें सीधा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझना होता है। और इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस के बेसिक्स तो आप सीख चुके हैं पहले से, लेकिन चूंकि मुझे पता है आप सबको नहीं आते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे ऊप्स की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ऊप्स को समझना जरूरी है। और उसके बाद प्रोग्रामिंग में हम धीरे धीरे करके मैं दो इसके आपके लेवल बना दूंगी, जिसमें आपको एक तो बेसिक प्रोग्रामिंग हो जाएगी और एक आपकी ऊप्स की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो मैं यहाँ से तो आपके साथ ऊप्स के साथ चल रही हूँ, और मेरे कुछ शॉर्ट्स में आप सीख सकते हैं सारी बेसिक लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस के सारे प्रोग्राम्स को। तो मैंने बताया लैंग्वेज का कोई शॉर्टकट नहीं है। आइए अब देखते हैं हम ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए दो तरीके की लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, या जिन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आज की तारीख में सभी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो ऐसा क्या है, प्रोसीजरल में क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है? तो प्रोसीजरल या उन्हें प्रॉब्लम ओरिएंटेड बोलते थे, यानी समस्या के समाधान के लिए स्टेप वाइज हमें सब कुछ लिखना होता था और एक एक चीज को हमें स्वयं लिखना था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें बनी बनाई है, हमें उनको उपयोग में लेना होता है और ये प्रोग्राम को छोटा भी करती है। मगर विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप जिस बात को समझ सकें, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये होता है कि आप कहीं भी, आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आप किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, आपने देखा होगा आप सबसे पहले फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म एक बना बनाया प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन जब रखी जाती है तो वही एक डाटाबेस कहलाता है। तो इसी प्रकार का काम आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में होता है, यानी इसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज में इस काम को करेंगे तो उसके लिए हमें ऐसी चीज की जरूरत होती है जो कि हमारे पास सी में या हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में नहीं थी। तो सी प्लस प्लस में, जावा में और जितनी भी नई लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही हैं, इन सब में हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स रखते हैं, एक तरह से टेम्पलेट्स रखते हैं, एक तरह से फॉर्म्स रखते हैं। उनको हम ही बनाते हैं, बहुत सारे बने बनाए होते हैं, यानी बिल्ट इन बोलते हैं, और कुछ हम बनाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं क्लासेस। और इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी क्लास को ही जोड़कर यहीं से शुरू हुई है सी प्लस प्लस। यानी जब भी आप सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो ऊप्स की बात आएगी। तो ऊप्स किसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्लास को जोड़ा गया हो। तो ऊप्स कंसेप्ट में हमारे सामने ये 6 चीजें होती है जो नई है, जिन्हें जोड़ा गया है ऊप्स कंसेप्ट में। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्ट? बिल्कुल, जब आप किसी का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो किस चीज का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं? अगर आप बुक्स का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो बुक जो है एक ऑब्जेक्ट है, और बुक जितनी भी बुक्स हैं उनका समूह पूरा एक क्लास कहलाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं
तो व्यक्ति यानी पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और पर्सन का समूह पूरा क्लास है। वर्ग, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी क्लासेस होती है, क्लासेस में बेच होते हैं, बेच 1, बेच 2, बेच 3, तो बेचेस का पूरा समूह एक क्लास कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत इजी वे में आपको ये समझना है कि प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम इस काम को किस तरह से करते हैं। तो यहाँ हमें C++ की बात आती है, हमें क्लास बनाना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए। सब कुछ बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन शॉर्टकट कोई सा भी नहीं है। हमें पढ़ना बहुत ध्यान से होगा। हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ते हैं। हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हम वहाँ के रूल्स, उस फॉर्म के अंदर के रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान से पढ़ते हैं। हम यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो भी हम उसकी पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए आपको एक बार, चाहे आप बाद में पढ़ें चाहे आप स्टार्टिंग से पढ़ें, आपको एक बार उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ये जो ऊप्स कंसेप्ट की। ऊप्स का पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो अब आइए हम जानते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट में बताया ऑब्जेक्ट क्या है, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये एक बॉक्स है। बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये फ्रूट्स है, मुझे फल बहुत पसंद है। तो मुझे कौन कौन से फल पसंद है? मुझे पहला फल मेरा कौन सा है, दूसरा फल मेरा कौन सा है और तीसरा फल मेरा कौन सा है। फ्रूट 1 का नाम है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ नेम। फ्रूट 1 का नेम है मैंगो। मैं यहाँ शॉर्ट में मैंगो लिख रही हूँ, आप समझ लें इसे। और मैंगो का कलर कौन सा होता है? येलो, व्हाइट। दूसरा फ्रूट मुझे, अब ये देखिए आप, फ्रूट, पहला फ्रूट जो मुझे पसंद है उसका नाम है आम। दूसरा फ्रूट जो मुझे पसंद है उसका नाम है अमरूद, गुआवा। तीसरा फ्रूट जो मुझे पसंद है उसका नाम हम बनाना मान लेते हैं, बी। देख सकते हैं आप। और आप जानते हैं अमरूद का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो हमारा, हम इसमें GR कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। और बनाना का कलर भी हमारा वाई होता है तो हम वाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे। अब आप इसको इस तरीके से कर लीजिए कि ये और हम इन सबको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। आइए अब हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। ये हो गई हमारी क्लास, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे। और ये और ये दोनों सभी के, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टीज यानी एट्रीब्यूट्स, हम कॉमन प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, विशेषताएं, जिससे कि अगर हम डाटाबेस में बात करें, रिकॉर्ड्स मेंटेन की दृष्टि से बात करें तो हम उन्हें फील्ड बोलते हैं। एक टेबल बनाते हैं जब हम, तो उन्हें हम फील्ड बोलते हैं। तो बिल्कुल ये फील्ड हो गए। 2 फील्ड है हमारे पास, नेम एंड कलर। तो इनको फील्ड बोल दें, एट्रीब्यूट बोल दें। यहाँ मैं लिख देती हूँ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ डाली है, ये यूजर डालेगा।
आपके स्कूल है, अगर आपकी कोचिंग है, तो जो आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है, या आपकी कोई कंपनी है तो जो एम्प्लॉय आता है वो इंफॉर्मेशन डालता है, आप इंफॉर्मेशन नहीं डालते। आप तो आपके यहाँ पे ये एक फॉर्म बना के रखते हैं ताकि इन 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 जो फील्ड्स जहाँ है उनके हिसाब से इंफॉर्मेशन डाली जा सके, आपके फॉर्म भरा जा सके। तो बिल्कुल यही चीज, पूरा यही कंसेप्ट आपका ऊप्स कहलाता है। अब देखिए, यहाँ आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, क्लास समझ में आ गई। सीधी सी भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट क्या है, इज ए नाउन। हम बिल्कुल नाउन, संज्ञा जिसे बोलते हैं, संज्ञा की तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे उसी को, जिसको आप नाउन कह रहे हैं, वो ही आपका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि जिस चीज पे आपको काम करनी है, आजकल ऑटोमेटिक कार बन रही है, तो ऑटोमेटिक कार बन रही है तो आप किस पे काम कर रहे हैं, कार पर। तो कार आपका ऑब्जेक्ट है, और उस कार को ऑटोमेटिक करने के लिए बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स की जरूरत हमें पड़ती है। तो एक ही प्रोग्राम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स का समूह आपका क्लास कहलाएगा। बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती हैं, तो वो जो जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपकी अलग अलग सेपरेट भी हो सकती हैं, और क्लास के अंदर हम फिर दोबारा क्लास भी बना सकते हैं, और कई लेवल तक हम अंदर भी बना सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, क्लास के अंदर क्लास, क्लास के अंदर क्लास, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी पैतृकता। जिस प्रकार से, ये आपका थर्ड इसके अंदर क्लियर हो गया, जिस प्रकार से आप बच्चों में माँ बाप के गुण आते हैं, बच्चों के बच्चों में माँ बाप के भी गुण आते हैं, और माँ बाप के भी गुण आते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी एक जो क्लास होती है, मूल क्लास, जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स बनाई, ये मेरी मूल क्लास है, और मूल क्लास को हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास। मूल क्लास को हम क्या बोलते हैं, बेस क्लास, या पेरेंट क्लास। पेरेंट्स, बिल्कुल आप भी जानते हैं पेरेंट क्या होता है, बेस क्लास या पेरेंट क्लास। और इससे जब हमें ये लगा कि ये तो मैंने बना ली, लेकिन अब दूसरे पेज पर मैं जा रही हूँ कॉपी खोलने आप 2 मिनट के लिए, तो अब आप, ये पूरा बोर्ड मेरा भर चुका, अब मुझे कागज चेंज करना है या दूसरा बोर्ड लगाना है, तो मैं दोबारा पूरा बनाऊं, इससे अच्छा मैं इसके आगे बढ़ जाऊं। तो ठीक इसी प्रकार से जब मुझे नेम और कलर के अलावा और भी मुझे इंफॉर्मेशन इनके बारे में चाहिए कि यार ये आम की प्राइस क्या है, केले की प्राइस क्या है, या मुझे इसके बारे में इसकी काउंटिंग भी, कि कितने आम मुझे चाहिए या कितने केले मुझे चाहिए, कितना मैं खा सकती हूँ, यानी मुझे इन 2 इंफॉर्मेशन के अलावा और भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं अगले पेज पर जब मैं जाऊंगी तो मैं इस क्लास को दोबारा नहीं बनाऊंगी, मैं इस क्लास से एक नई क्लास जनरेट करूंगी, जिसको मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, लाइक फ्रूट्स, फ्रूट सी, या फ्रूट चाइल्ड नाम मैं दे सकती हूँ। और आवश्यकता हुई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और मैं बना चुकी, मेरा पेज भर गया, या मेरी मतलब एक उस समय मुझे ध्यान नहीं था कि और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसके अंदर भी फिर वापस नई क्लास बना सकती हूँ। तो ये जो एक क्लास से जब मैं दूसरी क्लास बनाऊंगी, तो मैं अब इन इंफॉर्मेशन को नहीं लूंगी, मैं नई इंफॉर्मेशन को लूंगी। ये जो प्रोसेस है, अगर इसके अंदर भी और चाहिए तो मैं और नई इंफॉर्मेशन को ऐड करूंगी, इनको ऐड नहीं करूंगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी पैतृकता। अब यहाँ पे जो एक चीज मैंने आपकी, ये तीसरी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है, देख लीजिए। अब पॉलीमॉर्फिज्म को हम अभी थोड़ी सी देर के लिए छोड़ते हैं, लेकिन एनकैप्सुलेशन को हम यहाँ समझ लेते हैं 2 मिनट में। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है एक कैप्सूल के अंदर दवाइयों को भर लेना, कैप्सूल को पैक कर लेना। तो बिल्कुल जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, उनकी विशेषताओं को, एट्रीब्यूट्स को, और वो क्या काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तो मैंने फ्रूट्स लिया था, तो फ्रूट्स क्या काम आते हैं, फ्रूट्स का फंक्शन क्या है, ईट। फ्रूट्स को हम फंक्शन क्या होते हैं, ईट। और फ्रूट को क्या करेंगे हम, थ्रू, फेंक दें। चलो, ये फंक्शन हमने किए फ्रूट्स के साथ, या आपको कुछ लगता है, आप कुछ और सोच सकते हैं।
तो ये जो दो फंक्शन है, यानी आप देखिए कि एक क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दो चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारे एट्रीब्यूट्स, यानी इनको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स, इनको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स। और जो ये क्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कारें लेती तो गाड़ी लेती, व्हीकल लेती, तो V1 मेरी होती कार, V2 मेरी होती फोर्ड, V3 मेरी होती कोई और। तो उस स्थिति में कार के लिए मैं क्या करती, कार से हम क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, है ना। तो कार का फंक्शन क्या हुआ, ड्राइव करना और रोकना, स्टॉप करना। तो और भी कई फंक्शन जो आप समझ सकते हैं वो होते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या काम करता है, वो चीज हमारी कहलाती है मेंबर फंक्शन। तो जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि क्लास में हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के हमारे दो तरीके के मेंबर होते हैं। वैसे हमारे सादा मेंबर भी होते हैं, लेकिन जब हम बड़े लेवल पे काम करेंगे, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा जब हमें रखनी होगी तो हमें ज्यादा चीजों की जरूरत होगी, तो उस समय पे हमें आवश्यकता होगी ज्यादा के लिए। तो दो हमारे तरह के मेंबर होते हैं, एक तो ये सादा मेंबर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स, और दूसरे हमारे ये होते हैं, इनको इस तरीके से लिखा जाता है, ये देखिए आप, ये इन तीनों के लिए एक ही रहेंगे। ये दोनों फंक्शन इन तीनों पे काम करेंगे, F1 पे भी काम करेगा, F2 पे भी काम करेगा, F3 पे भी काम करेगा। तो ये दोनों हमारे कहलाएंगे फंक्शन मेंबर, या हम इन्हें जब अपन प्रोग्राम क्लास के अंदर बनाते हैं तो एक तरह से हम इन्हें मेथड्स बोलते हैं। तो यानी फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे हमने उनको समझने के लिए, पहचान के लिए नया नाम दे दिया मेथड। तो अब आप समझ चुके होंगे दो तरीके के मेंबर हैं, डाटा मेंबर, फंक्शन मेंबर, जिन्हें हम फंक्शन मेंबर भी बोल सकते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं। अब इनको और ये पूरे इसको हमने एक कैप्सूल में भर लिया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनकैप्सुलेशन। ये नाम और कलर या ये फंक्शन, अगर कोई और क्लास, ये मैंने नई क्लास बनाई है, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक इन नामों को, इन कलर को ये क्लास भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, तो ये क्लास भी इसको यूज कर सकेगी। अगर इससे अलग हटके मैं क्लास बनाती हूँ और उसमें भी मुझे ये दो ही चीजें चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई तो स्टूडेंट का भी मुझे नेम और मोबाइल नंबर रखना है। मैंने टीचर्स की क्लास बनाई तो टीचर्स का भी नेम और मोबाइल नंबर रखना है। क्लासेस बिल्कुल अलग अलग है, तो उन दोनों क्लासेस में लेकिन कॉमन चीज ही तो रखनी है, मुझे नेम और मोबाइल नंबर रखना है, टीचर्स का भी नेम और मोबाइल नंबर रखना है। तो मैं ऐसे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, और बड़ा जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो बहुत सारी क्लासेस बनेंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप कितने फंक्शन बनाएंगे। तो जहां तक जरूरत होती है, यानी हमें अपने दिमाग को प्रयोग में लेना है और हम कम से कम कोडिंग को यूज करके ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकें हमारे सॉफ्टवेयर से, ये खास बात होती है। तो हम इन्हीं दोनों फंक्शन को उस टीचर्स क्लास में भी यूज में ले सकते हैं। वहां पे हमारे फंक्शन दूसरे होंगे, इनपुट और आउटपुट। प्राय आपके फंक्शन दो बनते हैं, एक तो इनपुट जिससे कि यूजर उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाले, और आउटपुट ताकि जो इंफॉर्मेशन डाली है वो हमारे सामने दिख सके। आगे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये चीज आपके समझ में आ गई कि इन सब चीजों को एक पैकेट में बांधने की जो आर्ट है, बांधने का जो प्रोसीजर है, उसे हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और जैसे कि मैंने बताया कि इन्हीं फंक्शंस को ये भी प्राप्त कर सकते हैं, या मैंने नई क्लास बनाई है वो भी इन फंक्शन से काम कर सकती है, यानी हम उस दूसरी क्लास पे भी इन फंक्शंस को बोलेंगे तो ये फंक्शन उस क्लास की सूचना भी देंगे, टीचर्स की सूचना भी देंगे। जब मैं कहूँगी स्टूडेंट की सूचना दो तो वही दो फंक्शन स्टूडेंट की सूचना भी देंगे। तो एक ही फंक्शन, यानी हमारे दो कॉमन फंक्शन है जो सब जगह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि एक ही फॉर्मेट है लेकिन फिर भी बहुत सारे रूप हैं उसके, एक ही चीज के कई रूप होना, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक ही फंक्शन से हम कई अलग अलग जगह काम करा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म भी आपके दो तरीके की होती है। यदि हमने इन फंक्शंस से, एक ही फंक्शन से एक से अधिक काम कराए हैं, तो ये हमारी कहलाती है फंक्शन ओवरलोडिंग। और यदि जब भी आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो जितने भी चिन्ह होते हैं, प्लस, माइनस, कॉमा, फुल स्टॉप, जितने भी चिन्ह आपके होते हैं, परसेंट, ये सभी चिन्ह जो होते हैं ये कहलाते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में एक और खास बात होती है कि जितने भी चिन्ह है ना, हम उनसे भी एक से अधिक काम करवा सकते हैं। यानी जैसे मैंने कहा कि फंक्शन से, एक फंक्शन से हम 4-5 क्लासेस के काम करवा रहे हैं, तो ये फंक्शन पे ओवरलोडिंग हो गई, यानी फंक्शन के ऊपर और अधिक भार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम किसी एक ऑपरेटर से उससे अधिक काम करवाते हैं, यानी प्लस से मैं केवल 2 नंबर को प्लस करवा रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं 2 नंबर का प्लस भी चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे 3 नंबर का प्लस भी करवाना है, और मैंने सोचा कि नहीं नहीं प्लस से मेरे को तो माइनस भी करवा देना है। तो एक ही प्लस से, हालांकि ऐसा नहीं हमें अपने आप प्लस प्लस के लिए बनाया है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये चीजें आप आगे समझेंगे, जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं आपको एक बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी एग्जाम्पल के साथ। लेकिन पढ़ने का, लैंग्वेज को समझने का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्लीज ध्यान से पूरी तरह से समझें और उसके साथ में प्रैक्टिकल करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 20 प्रोग्राम्स में मैं आपको पूरी C++ क्लियर करवा सकती हूँ। पूरा जो बेस है, माइनर से आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स करने की जरूरत होती है, फिर आप उनको बहुत धीरे धीरे करके कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी ये ऑपरेटर है, तो इन ऑपरेटर से, जब एक ऑपरेटर से, एक चिन्ह से हम है प्लस, लेकिन पहले 2 का करवाया, फिर हमने 3 नंबर्स का जोड़ कराया, फिर मैंने 4 नंबर का जोड़ कराया, या मैंने एक ही नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव करवा दिया। तो इस तरीके से जब एक ऑपरेटर से हम एक से अधिक काम करवाते हैं तो उससे हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ लें कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरीके की होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये सारी चीजों को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो अब आती है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। देखिए इसी एक डायग्राम में सारी बातें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब आती है एब्स्ट्रैक्शन। तो आपने कार देखी है, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो क्या आप इंजन के अंदर घुस के चाबी लगाते हैं? नहीं, आपके बोनेट बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, चाबी लगाने की जगह है अंदर, जहां आप सीट पे बैठते हैं वहां आप चाबी लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर का प्रोसीजर क्या है, चाबी किस जगह लग रही है, उससे वायर निकल रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देती। बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो हमने ये जो बनाया, ये टेम्पलेट जो हम बना रहे हैं, ये यूजर को दिखाई नहीं देगा। यूजर तो सीधा आएगा, उसको तो फॉर्म बना हुआ दिख रहा है, वो उस पे इंफॉर्मेशन भर देगा बस। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे क्या काम कर रही है, कब हमसे कह रही है कि डाटा डालो तो हम डाटा डाल रहे हैं, यानी अंदर का प्रोसीजर क्या है, इसके लिए कोडिंग क्या की गई है, ये सब चीजें यूजर से बिल्कुल छुपा दी जाती है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैं आपको फिर बता दूं कि ये सब शब्दावली आपके हर लैंग्वेज में और पूरे कंप्यूटर में, जब आप बिगनर नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, आपने BCA किया है और BCA से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपके सबके काम की है। हाँ, आपने कोई 6 महीने का कोर्स किया है या कोई आपने साल भर का एक कोर्स किया है केवल सिंपल नौकरी के लिए, तो इन सब की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप कंप्यूटर में कैरियर बनाना चाहते हैं, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो ये सब जो टर्म्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन एक टर्म है जो आपके DBMS में भी काम आती है। आप इसको अभी से यहाँ पे समझ लें कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कि कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी जटिलता को यूजर से छुपा दिया जाता है और यूजर के सामने केवल
वो इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो केवल यूजर के काम की है, जो यूजर के लिए उपयोगी है, जो जिनके बिना यूजर काम नहीं कर सकता। तो उस प्रक्रिया को यानी कॉम्प्लेक्सिटी को छुपाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से एनकैप्सुलेशन की जब हम बात करें तो मैंने ये कहा था कि जब हम इसे पब्लिक करेंगे ना तभी ये दूसरी क्लास इन फंक्शंस को पढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगी। तो इस चीज को बोलते हैं कि हाइडिंग, डाटा हाइडिंग की फैसिलिटी होती है। एनकैप्सुलेशन में बात करें हम कि डाटा हाइडिंग की फैसिलिटी होती है। अभी ये डाटा जब तक मैं नहीं जाऊंगी, इसको पब्लिक घोषित नहीं करूंगी और यहाँ आके भी मैं इसको इससे कनेक्ट नहीं करूंगी, तब तक ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं जा सकती है। तो ये प्रोसेस हमारा कहता है डाटा हाइडिंग। सभी ऊप्स लैंग्वेजेस में डाटा हाइडिंग की फैसिलिटी होती है। तो ये हमने अच्छे से समझा ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, और इसी को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक क्लास के प्रोग्राम के साथ बताने वाली हूँ। और एक क्लास से ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे कि मैंने इस एक वीडियो में आपके सामने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी है और आप सच में सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा पूछें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं एनकरेज होंगी और मैं आपके लिए और बहुत अधिक वीडियोस बनाऊंगी। मैं कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको दूंगी, और जो मेरे पास नहीं है वो भी मैं कलेक्ट करके बहुत इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। लेकिन अच्छे से समझ लें कि लैंग्वेज सीखने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं शॉर्ट्स वीडियो में एक एक प्रोग्राम जो है आपको डालूंगी, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो एक कोशिश है, क्योंकि प्रोग्राम आप देख सकते हैं ये टॉपिक ही इतना बड़ा हो गया कि शॉर्ट 7 सेकंड का बनता है, तो इतना आसान नहीं है शॉर्ट में सबको समझाना। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट के माध्यम से आपको समझाऊं, लेकिन आप फिर भी ये याद रखें कि अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरी पूरी वीडियोस को देखें, समझें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।